लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम ऐसे वीडियो से करेंगे जो भारत के लोग, भारत की संस्कृति, भारत के त्योहारों को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। हाल के दिनों में हमने देखा है भारत के खिलाफ यूट्यूबर्स की एक पूरी फौज है जो हमारे देश को बदनाम करने के लिए हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाती है। ये वीडियो कर्नाटक के गुमतापुरा गांव का है और यकीन मानिए ये इस वीडियो के जरिए जिस तरह का प्रचार भारत की छवि के खिलाफ किया जा रहा है उसने हमें इस बात को आपके सामने सबसे पहले रखने पर मजबूर कर दिया। हर साल दिवाली के बाद एक पारंपरिक त्योहार यहां पर मनाया जाता है जिसे गुरहब्बा कहते हैं। एक परंपरा है और इसके पीछे की सोच भी आपको बताएंगे। सवाल तो उन लोगों पर है जो इन वीडियोस का इस्तेमाल करके भारत की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। भारत को एक पिछड़ा देश बताने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं और कैसे पश्चिम के कई देश और उन देशों में बसे हुए ये सुपारी यूट्यूबर्स जिन्हें हम कह रहे हैं वो जानबूझकर भारत की छवि खराब करने के लिए फैक्ट्स को इधर उधर करके अपनी बात को रख रहे हैं। इस त्योहार के बारे में पहले जानिए। इस त्योहार में शामिल होने वाले लोग एक दूसरे पर गाय के उपले और गोबर फेंकते हैं। ऐसा स्थानीय देवता भगवान बीरेश्वर स्वामी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। लेकिन अमेरिका के एक यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर इस त्योहार को ऐसे पेश किया जैसे ये गंदा और अजीब त्योहार हो। इस यूट्यूबर का नाम है टाइलर ओलिवेरा और इस यूट्यूबर ने अपने वीडियो में एक भी जगह यह नहीं बताया कि इस त्योहार का सांस्कृतिक महत्व क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है। इसकी जगह उसने इस त्योहार को ऐसा नाम दिया जिससे दुनिया को ये लोग लगे कि भारत में 145 करोड़ जो लोग हैं वो दिवाली के त्योहार के बाद एक दूसरे पर गोबर के उपले गोबर फेंककर जश्न मनाते हैं। पहले आप इसका वीडियो देखिए क्योंकि बात सिर्फ इस वीडियो पर नहीं रुकी है, इसीलिए आपको पूरी कहानी समझाना जरूरी है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहती हूं। देखिए, दरअसल भारत के खिलाफ भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने, मतलब एक पिछड़े देश के तौर पर आपको ये दिखाती हूं कि इस वीडियो को इस यूट्यूबर ने क्या कहते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जब उसने सोशल मीडिया पर डाला तो उसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, इनसाइड इंडियाज पूप थ्रोइंग फेस्टिवल। अब आखिर ये शख्स ना तो इसको काउडंग कह रहा है, उसको भी पता है कि इसमें गोबर का और उपले का इस्तेमाल किया जाता है खेलने के लिए, उसके बारे में इसने कुछ नहीं लिखा। ना उसने ये जानकारी दी कि ये क्षेत्रीय एक जगह पर इस तरह की रस्म है और ये एक देवता को प्रसन्न करने की प्रथा के लिए ये सब कुछ किया जाता है। पूरे वीडियो में ही अपने आप को एक डरा हुआ, सहमा हुआ व्यक्ति दिखा रहा है, जबकि अपनी मर्जी से वहां पर पहुंचा था, उसके लिए भी वहां पर चलना मुश्किल हो रहा है। इसने जानबूझ के सिर्फ क्लिकबेट के तौर पर, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, इसलिए उसने सोशल मीडिया पर इस तरह के नाम के साथ इसे पोस्ट किया और धीरे धीरे ये कितना बड़ा हो गया। इसने जैसे ही लिखा इनसाइड इंडिया पूप थ्रोइंग फेस्टिवल, एक पवित्र और धार्मिक त्योहार के नाम का भी इसने मजाक बना दिया। बात यहीं पर नहीं रुकी। इसी यूट्यूबर ने अपना एक और वीडियो डाला और उस पर यह लिखा कि हैप्पी दिवाली। हाँ, मैं भारत के गोबर फेंकने वाले त्योहार में गया था। ये मेरे जीवन का सबसे गंदा या घटिया अनुभव था। अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। कृपया प्रार्थना करें कि मैं जिंदा बच जाऊं। देखिए, और अब शायद इस यूट्यूबर का मकसद भी पूरा हो गया है। हम आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि सिर्फ एक्स पर इसके इन दोनों वीडियोस को 1.25 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। बड़ी बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दिवाली पर अयोध्या के भव्य दीपोत्सव को खबर तक नहीं बनाता, वो इस यूट्यूबर के एक इस वीडियो को, जिसमें उसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है और वो भी एक धार्मिक प्रथा के लिए, उस पर वो लंबे लंबे लेख लिख रहे हैं। अल जजीरा, उदाहरण के लिए अल जजीरा, जिसमें आप अयोध्या के भव्य दीपोत्सव पर एक शब्द नहीं देखेंगे, लेकिन इस यूट्यूबर के वीडियो पर पूरी खबर लिख दी और यह बताया कि अब दिवाली के त्योहार के बाद भारत में लोग एक दूसरे पर गाय का गोबर फेंककर जश्न मना रहे हैं। ये देखिए, ये अल जजीरा का पोस्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी AFP, उसने भी यही लिखा कि यह भारत का बहुत बड़ा त्योहार है जिसमें लोग एक दूसरे पर गोबर फेंककर जश्न मनाते हैं, जबकि हकीकत में यह त्योहार पूरे भारत के सिर्फ 3 गांवों में मनाया जाता है। शायद बहुत सारे लोग जो उत्तर भारत में हैं, तमाम ऐसे राज्यों में हैं, दिल्ली में हैं, यूपी, बिहार, कई जगहों, उन्होंने सुना तक नहीं होगा। आपने सुपारी किलर्स का नाम सुना होगा, लेकिन आज हम इस तरह के यूट्यूबर्स को सुपारी यूट्यूबर्स कहना चाहते हैं जिन्होंने भारत को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है और इन बेतुके वीडियोस को बड़े बड़ी न्यूज एजेंसीज उठा रही हैं भारत की छवि खराब करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये यूट्यूबर्स इस त्योहार का मजाक उड़ाने से पहले ये बताता
कि भारत के इस गांव में ऐसा त्योहार क्यों मनाया जाता है, ये किस गांव की बात है, ये कौन से राज्य की बात है, और इस प्रथा के पीछे की वजह क्या है, और इस प्रथा में कितने लोग शामिल होते हैं। हकीकत यह है कि यह त्योहार स्थानीय देवता बीरेश्वर स्वामी से जुड़ा है, जिन्हें भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। मान्यता है कि आज से सैकड़ों साल पहले भगवान बीरेश्वर स्वामी का शिवलिंग गांव के खेतों में गोबर से ढका हुआ मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उस स्थान को पवित्र मानकर वहां मंदिर बनाया और यह भी विश्वास किया कि स्वयं भगवान ने गोबर के भीतर अपना रूप प्रकट किया है, और तभी से इस गांव में गोबर को शुभ और पवित्र माना जाने लगा। आज भी स्थानीय लोग जब दिवाली के बाद गोबर को इकट्ठा कर एक दूसरे पर फेंकते हैं तो वो ये मानते हैं कि ये कोई गंदगी नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है, जो स्थानीय लोगों की खेती, उनकी जमीन की उर्वरता जो है, जो फर्टिलिटी है, उसका भी प्रतीक है। लेकिन अमेरिका के इस यूट्यूबर ने ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए सारी हदें पार कर दी। अपने देश में ये ऐसा कभी नहीं करते, लेकिन भारत में आकर उन्होंने एक तरफा अपनी बात कह दी, इसको एक गंदा सा नाम दे दिया, सिर्फ इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करें और ये दिखाने की कोशिश की कि दिवाली के बाद तो अब भारत में यही हो रहा है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के एक गांव में इसी तरह का एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें लोग गाय के उपले और गोबर फेंक कर जश्न मनाते हैं, विस्कॉन्सिन में। लेकिन वहां का नहीं दिखेगा। सोचिए, क्या ये यूट्यूबर उस गांव में जाते, इस फेस्टिवल के आधार पर ये कहा जाता कि अमेरिका के लोग पिछड़े हैं और वो अजीब लोग हैं। ये देखिए, ये सिर्फ भारत के लिए कहा जाता है, और ये आज से नहीं हो रहा है बल्कि ये सदियों से वहां पर हो रहा है। तरह तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन उसका एक तरफा उसकी बात करना और पीछे की मान्यता को नहीं देखकर सिर्फ उस देश का मजाक उड़ाना और उस देश से किसी तरह से बचकर निकल पाने की तमाम बातें कहना एक सोची समझी साजिश लगती है। भारत, जब आप देखिए अंग्रेजों का गुलाम था, तब अंग्रेजों ने हमारे देश को सपेरों का देश बताया और हमारा मजाक उड़ाने के लिए इस तरह के कार्टून्स भी बताए, और इसीलिए मैं आज इसका प्रिंट आउट भी लेकर आई हूं। ये मेरे हाथ में आज़ादी से पहले का एक कार्टून है, जिसे ब्रिटेन की पंच मैगजीन ने प्रकाशित किया था, और इसमें देखिए ये क्या दिख रहा है। एक सांप पर स्वराज लिखकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का मजाक उड़ाया गया, जबकि सूट बूट में एक ब्रिटिश अधिकारी के हाथ में इस सांप की बीन दिखाई गई। उस जमाने में इस कार्टून को छापने का मकसद था, वो यही था कि ये बताना था कि भारत की आजादी की मांग एक अराजक या असभ्य खतरे की तरह है और इसे संवेदनशील ब्रिटिश सरकार को संभालना पड़ रहा है, और ये मजाक हम पर आज तक होते आ रहे हैं। द गार्डियन, द वॉशिंगटन पोस्ट और ओपिनियन जैसी कई पत्रिकाओं में होली के त्योहार को लेकर यह लिखा जाता है कि इस त्योहार की आड़ में महिलाओं का यौन शोषण किया जाता है। इसी तरह दिवाली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, यहाँ तक कि करवा चौथ के त्योहार पर भी पश्चिमी मीडिया में भारत के त्योहारों का अपमान किया है और हमारे त्योहारों को बदनाम करने की कोशिश होती है। और आज इस काम में कुछ सुपारी यूट्यूबर्स भी इनकी मदद कर रहे हैं। आज जब हम इस पूरे विषय पर रिसर्च कर रहे थे, तब हमें कई सारे यूट्यूबर्स के वीडियो मिले जो भारत के खिलाफ नफरत से भरे पड़े हैं, और इन सभी यूट्यूबर्स ने इन वीडियोस से दुनिया में भारत को लेकर छवि बिगाड़ने की कोशिश की है। ये छवि वही है जिसमें इनकी बीमार मानसिकता दरअसल दिखती है। हम मानते हैं कि हमारे देश में कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से इन सुपारी यूट्यूबर्स ने भारत की संस्कृति, भारत के लोग, भारत के शहरों को अपने वीडियोस में दिखाने की कोशिश की है, उससे यही पता चलता है कि इनकी भारत में आकर वीडियो बनाने के पीछे क्या मंशा है। बस ऐसा कुछ अनूठा बताओ, एक तरफा लिखो, घृणा फैलाओ, जिसे लोग देख लें। आज हम आपसे यहाँ कहेंगे कि इस डिजिटल युग में आपको ऐसे यूट्यूबर्स से बचना है जिन्होंने भारत को बदनाम करने की कोशिश के तहत ये सब कुछ किया है। अगर आपको लगता है कि कोई यूट्यूबर हमारे देश के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाता है, अपने वीडियो से भारत का मजाक उड़ाता है, तो ऐसे यूट्यूबर्स से दूरी बना लीजिए। ऐसे सुपारी यूट्यूबर्स की सबसे बड़ी ताकत उनके सब्सक्राइबर्स, उनसे मिलने वाले व्यूज होते हैं। अगर ये व्यूज उन्हें ना मिले तो इनकी ताकत को कम किया जा सकता है। इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। अगली खबर आपको रशिया की उस न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल के बारे में बताते हैं जिसने दुनिया में उथल पुथल मचा दी है। ये दुनिया की पहली और अब तक की इकलौती ऐसी मिसाइल है जो न्यूक्लियर रिएक्टर से संचालित होगी और इसकी मारक क्षमता असीमित होगी। इसका मतलब समझिए कि रशिया के हाथों में कैसी ताकत इस वक्त आ गई है। ये पूरे विश्व में एक ताकत के नजरिए से अगर आप देखिए, हथियारों के नजरिए से देखिए, तो ये हथियार, सिर्फ एक हथियार, एक बहुत बड़ा पावर इम्बैलेंस बना सकता है रशिया के पक्ष में।
इसका मतलब यह हुआ कि रशिया अपनी इस क्रूज मिसाइल से दुनिया के किसी भी देश को आसानी से निशाना बना पाएगा और वो इससे परमाणु हमला करने में भी सक्षम होगा। अब तक रशिया ने इस मिसाइल की परीक्षण नहीं किया था और पश्चिमी देशों को लगता था कि रशिया इस मिसाइल के बारे में जितने भी दावे करता है वो ऐसे ही है, गलत है, वो डराने के लिए है, वो फर्जी है। लेकिन अब रशिया ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण करके ये बता दिया है कि राष्ट्रपति पुतिन का एक भी दावा गलत नहीं था। रशिया ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बनाने की रेस जीत ली है। ये न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, वो तो पहले भी तमाम देश कर चुके हैं न्यूक्लियर हथियार। न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल यानी वो मिसाइल जो न्यूक्लियर ऊर्जा से चलाई जाती है और जिसका पूरा रेंज असीमित है इसकी ताकत। देखिए, और आइए अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूँ और वहां पर जरा दिखाती हूँ जिस मिसाइल की बात आज हो रही है पूरी दुनिया में और खास तौर पर पूरे विश्व के पावर कॉरिडोर्स में, वो क्या हो रही है। इस मिसाइल को पश्चिमी देशों के लिए खतरनाक क्यों माना जा रहा है और पश्चिमी देश इसको लेकर इतने चिंतित क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसमें लगाए गए हैं। सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से में जूम इन कीजिए, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए गए हैं। तो आपको समझना होगा कि इस पूरे मामले में है क्या, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल होती क्या है, ये आपको समझना होगा। असल में मिसाइलों में टर्बोजेट या टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल होता है और इन्हें ईंधन की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमले के लिए लॉन्च किया जाता है। जो क्रूज मिसाइलें होती हैं उनमें जेट इंजन का इस्तेमाल होता है, लेकिन रशिया की इस क्रूज मिसाइल में न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जैसा कि हमने आपको कहा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए गए हैं। वापस जाइए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए गए हैं। आसान भाषा में इसका मतलब यह हुआ कि इस मिसाइल को न्यूक्लियर रिएक्टर से चलाया जाता है और इसी वजह से ये न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल दुनिया में कहीं भी जा सकती है। कोई भी देश, असीमित है इसकी मारक क्षमता, कोई भी देश रशिया की टारगेट रेंज में आ सकता है, कहीं तक पहुंच सकता है। अब भी 21 अक्टूबर को हुए परीक्षण में इस मिसाइल ने लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की और ये लगभग 15 घंटे तक हवा में मौजूद रही। जमीन में से 50 से 100 मीटर ऊंचाई तक ये उड़ सकती है। रास्ता बदलने में माहिर है। रशिया का यह भी कहना है कि ये एक लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल है, लो फ्लाइंग, जो जमीन से 50 से 1000 मीटर के ऊपर भी उड़ान भर सकती है और यह मिसाइल अपना रास्ता बदलने में भी माहिर है, जिसके कारण से इसे डिटेक्ट करके नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी अधिकतम स्पीड 933 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता शुरुआत में 20,000 मानी जा रही है और इस तरह अमेरिका से लेकर दुनिया के सभी देश रशिया की टारगेट रेंज में आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़े ताकत के तौर पर आप समझ सकते हैं, ये रशिया को ऐसी ताकत, उसके सैन्य क्षमता को एक ऐसी ताकत देगा जिसका पूरे विश्व को अभी काट खोजना है। राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि जब इस मिसाइल को बनाने का प्रस्ताव आया था तब कई वैज्ञानिकों ने कहा था कि ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का निर्माण करना पूरी तरह नामुमकिन है और रशिया के वैज्ञानिक ये मानकर चल रहे थे कि यह मिसाइल कभी नहीं बन पाएगी। अमेरिका दावा करता है कि 2019 में रशिया ने इसी मिसाइल का एक परीक्षण किया था जो नाकाम हो गया था। इस घटना में 5 वैज्ञानिकों की मौत भी हो गई थी और पश्चिमी देशों को लगने लगा था कि रशिया इस मिसाइल का निर्माण कभी नहीं कर पाएगा, लेकिन रशिया ने अपने विरोधी देशों की गलतफहमी को दूर कर दिया। आज राष्ट्रपति पुतिन ने ये कह रहे हैं कि ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी देश के पास नहीं है और अब रशिया की मिसाइलों की पहुंच हर देश तक हो गई है। इस मिसाइल के परीक्षण ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान किया है और स्थिति यह हो गई है कि राष्ट्रपति ट्रंप को समझ ही नहीं आ रहा कि वो रशिया की इस मिसाइल का जवाब कैसे दें। उन्होंने अपने ताजा बयान में राष्ट्रपति पुतिन को यह सलाह दी है कि वो मिसाइलें बनाने के बजाय यूक्रेन के साथ शांति समझौता करने पर जोर दें। मौजूदा युग में सैनिकों की संख्या से ज्यादा यह मायने रखता है कि किस देश के पास आधुनिक, सबसे आधुनिक और खतरनाक मिसाइलें ज्यादा है। और इस मामले में आप देख ही रहे हैं, आपको याद होगा इसी साल जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ था तब ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइलों से इजराइल के खिलाफ 12 दिनों तक जंग लड़ी थी। इजराइल की क्षमता बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने क्या किया। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के सारे भ्रम दूर कर दिए और उसके 11 एयर बेसेस और सैन्य अड्डों को ध्वस्त कर दिया था। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आज के युग में मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों की मारक क्षमता यही तय करती है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा।
अभी दुनिया में सिर्फ 5 देश ऐसे हैं जो किसी भी देश पर मिसाइल हमला करने में सक्षम है। इनमें पहले नंबर पर है रशिया, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर चाइना, चौथे पर ब्रिटेन, 5वें स्थान पर फ्रांस। हालांकि अब इनमें रशिया इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसके पास न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली मिसाइल है। इसकी गंभीरता को समझिए, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल दागने में तो अभी तक सभी चिंतित रहते हैं, क्योंकि सभी को यह एहसास है कि इससे बड़े पैमाने पर नुकसान होगा और नागासाकी, हिरोशिमा सभी के जहन में याद आ जाता है। सारे देश कूद जाते हैं शांति समझौते के लिए। लेकिन अगर न्यूक्लियर एनर्जी पावर्ड मिसाइल आगे बढ़ता है तो ऐसे में कितना विध्वंसक वो होगा उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की 2018 की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर भविष्य में अमेरिका और रशिया के बीच युद्ध हुआ तो इस युद्ध में वायुसेना से ज्यादा भूमिका मिसाइलों की होगी। और इसका कारण यह है कि मॉस्को और वॉशिंगटन डीसी के बीच लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में वॉरफेयर में वहां से विमानों का आना और वहां तक पहुंचना, ये तमाम मुश्किलें रहेंगी। तो जो मिसाइल्स हैं और दूर जिनकी असीमित क्षमता होगी, जैसा कि ये मिसाइल है, वो तय करेंगी कि डीसी और रशिया में, अगर आप देखिए मॉस्को के बीच में जो दूरी है उसको कैसे मापा जा सकता है और कैसे हमले जबरदस्त किए जा सकते हैं। वैसे एक तरफ मिसाइलों को लेकर तनाव है, दूसरी तरफ मुद्रा यानी करेंसी को लेकर भी टकराव है। ये खबर बहुत बड़ी है। इनमें एक करेंसी है अमेरिका का डॉलर और दूसरी करेंसी है चीन का युआन। इन दोनों करेंसीज के बीच दुनिया में सबसे बड़ी जंग चल रही है और इस जंग के बीच दक्षिण कोरिया में इस साल की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में एक तरफ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात से पहले दोनों देशों के बीच फ्रेमवर्क अग्रीमेंट यानी प्रारंभिक समझौता हो चुका है और इसमें क्या क्या तय हुआ है वो भी सुनिए। अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वो 1 नवंबर से चाइना पर 100% टैरिफ नहीं लगाएगा। डील नंबर 1। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो चाइना ने कहा है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों पर लगाई गई पाबंदियों को 1 साल के लिए टाल सकता है। चाइना यह भी कहा है चाइना ने कि वो अमेरिका से सोयाबीन की खरीद को बहाल कर सकता है और इस पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी टाल सकता है। और इसी मुलाकात में टिकटॉक को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है और अमेरिका टिकटॉक को खरीद सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं और आपको भारतीय रेलवे के उस नए प्रयोग के बारे में बताते हैं जो लाखों लोगों को भावुक और भाव विभोर कर रहा है। इस बार छठ के महापर्व पर उत्तर भारत के 30 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर छठ के लोकगीतों का प्रसारण हो रहा है। इनमें नई दिल्ली, आनंद विहार, कोलकाता, आसनसोल, गोरखपुर, रांची, पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्र, आरा, मुंगेर, सहरसा, जमालपुर, कटिहार समेत कई रेलवे स्टेशन पर छठ के पारंपरिक गीत गूंज रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई इस अनुभव के लिए रेलवे को धन्यवाद दे रहा है और ये कह रहा है कि छठ के इन गीतों को सुनकर ऐसा लगता है कि वो अपने घर घाटों के बीच पहुंच गए। रेलवे की ये सांस्कृतिक पहल यात्रियों को उसी भावना से जोड़ रही है जहां गीतों की धुन में भक्ति, घर की याद, गंगा मैया की आराधना एक साथ झलकती है। और आज हम इस तरह का जो नया प्रयोग है वो करना चाहते हैं। अब तक हमारे देश में हर साल छठ के मौके पर रेलवे स्टेशनों से ऐसी तस्वीरें आती थी जिनमें त्योहारों की खुशी से ज्यादा सिर्फ तकलीफें दिखती थी, लेकिन इस बार रेलवे की तैयारी और गीतों ने माहौल बदला है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इस बार ट्रेनों में भीड़ से लोगों को असुविधा नहीं हुई है। तस्वीरें भी आई हैं। रेलवे के इंतजामों में कमी थी और वो दिखी भी है। कमियां थी, इन कमियों को दूर भी करना होगा, लेकिन इसी के साथ आपको ये भी समझना होगा कि इस बार रेलवे ने अलग अलग शहरों, राज्यों से अपने घर जाने वाले लोगों के लिए एक अलग पहल की है। हालांकि ये बात अब बार बार कहना चाहते हैं कि कई लोग हैं जो कई जगहों पर ट्रेनों में जाने में उन्हें दिक्कतों का भी एहसास हुआ, लेकिन 3-4 बातें ये बताती हैं कि कैसे लोगों के लिए जो दूर रहते हैं उनके लिए अपने परिवार से, अपनी मिट्टी से, अपने लोगों से, अपने त्योहारों से, अपने संस्कारों से, अपने संस्कृति से जुड़ने का यही तरीका है और ऐसे में ये गीत उनके दिल को लुभाते हैं। छठ के ये गीत बिहार के लोगों की संस्कृति, उनकी पहचान के लिए सम्मान है। ये भी पता चलता है कि भारत के हर राज्य में थोड़ा बिहार भी बसता है। त्योहार मनाने के लिए लोग इन गीतों के जरिए अपने घरों को पहुंच रहे हैं, खींचे चले जाते हैं। और ये भी है कि अगर एक पहल की जाए, दीपोत्सव अगर अयोध्या में की जाती है तो ऐसा अगर पहल यात्रियों के लिए किया जाए तो वो भी अच्छा है। आखिरी बात यह है कि आज लोक गायिका शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी आवाज़ हमें हर पल ये एहसास दिलाती है कि पूरा बिहार शारदा सिन्हा के साथ इस बार भी छठ का त्योहार मना रहा है।
वैसे छठ शब्द संस्कृत के षष्ठी शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है दिवाली के छठे दिन। ये वही तिथि है जब कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को ये महापर्व मनाया जाता है और इसी वजह से इस त्योहार को छठ या महापर्व छठ कहते हैं। लोक कथाओं और पुराणों के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्यदेव की बहन माना जाता है। उन्हें संतान सुख, आरोग्य, दीर्घायु की देवी कहा गया है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी, जब पांडवों ने अपने राजपाट के साथ अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को भी गंवा दिया था और ये वही इंद्रप्रस्थ था जिसे आज दिल्ली कहते हैं। उस समय पांडवों को उनका राजपाट वापस दिलाने के लिए द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखा था, जो बाद में सफल रहा था। इसके अलावा छठ का त्योहार उस तिथि को मनाया जाता है जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें असामान्य रूप से इकट्ठा होती हैं और इनके कई दुष्प्रभाव होते हैं और इन्हीं दुष्प्रभावों से बचने के लिए छठ के दिन सूर्य को सुबह और शाम दोनों समय अर्घ्य दिया जाता है। जब शाम के वक्त सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तब निर्जला उपवास रखने वाली महिलाएं एक मंत्र को पढ़ती हैं और यह मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का उल्लेख अर्थवेद में मिलता है, जिसका अर्थ है हे सूर्यदेव, मैं आपकी आराधना करता हूं या करती हूं, आप मुझे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करें। इसके बाद जब महिलाएं सुबह से के वक्त सूर्य को जल देती हैं, अर्घ्य देती हैं और नदी में जल में खड़े होकर अर्घ्य देती हैं, तब भी इसी मंत्र को पढ़ा जाता है और इसीलिए छठ के त्योहार में विज्ञान भी छिपा है, प्रकृति के संरक्षण की शिक्षा भी छिपी है। आज इन वीडियोस को देखिए और ये भी समझिए कि अब छठ का त्योहार ग्लोबल हो रहा है। अमेरिका से लेकर जापान तक छठ की चारों तरफ चर्चा है। और आप सबसे पहले अमेरिका से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां भारतीय व्रतियों ने छठ पर सूर्य को अर्घ्य दिया। कनाडा और ब्रिटेन समेत दुनिया भर के कई देशों में छठ का त्योहार मनाया जा रहा है और वहां विशेष रूप से घाट भी बनाए गए हैं। अफ्रीका के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी छठ के त्योहार से प्रभावित होकर छठ के गीतों पर अपने वीडियोस बना रहे हैं। तो आइए यही नई ताकत अर्थव्यवस्था की जो है वो आपको इसमें दिखाते हैं, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर आप देखेंगे हमने दिवाली पर आपको दिखाया था ना कि कितना खर्च किया था भारतीयों ने। पाकिस्तान के पूरे बजट से ज्यादा भारतीयों ने दिवाली के कुछ दिनों में खर्च कर दिया था। इस बार छठ महापर्व के आंकड़े आपको दिखाते हैं, क्योंकि धनतेरस और दिवाली के बाद अब छठ के त्योहार पर भारत के लोग खर्च के मामले में कौन सा नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस बार 15 करोड़ लोग शामिल हुए हैं और 38,000 करोड़ का अनुमानित व्यापार 2024 से लगभग 7,000 करोड़ ज्यादा है। हमारा सोर्स है, जूम इन कीजिएगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने ये डेटा जारी किया है, जिसको हम आपके सामने रख रहे हैं। सोचिए इस बार 15 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए हैं और 38,000 करोड़ का अनुमानित खर्च है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले आप देख रहे हैं ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान है और उनका डेटा है कि लगभग 2024 से यानी पिछले साल से इस बार 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए गए हैं, यानी लगभग 22% ज्यादा खर्च किया है भारतीयों ने छठ के इस त्योहार में। इसका एक मतलब यह भी है कि छठ के त्योहार में हर दिन 9,500 करोड़, हर घंटे 396 और हर सेकंड 6 करोड़ रुपए, 6.5 करोड़, ये देखिए, यानी हर दिन 9,500 करोड़ रुपए, उधर जाइए, हर दिन 9,500 करोड़ रुपए, हर घंटे 396 करोड़ रुपए और हर सेकंड पर आइए 6.5 करोड़ रुपए हर सेकंड छठ महापर्व पर खर्च हुए। और यह भी आप समझ सकते हैं कि भारतीय त्योहारों में कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति हमारे त्योहारों में छिपी हुई है। वैसे आज एक और विवाद राहुल गांधी को लेकर हो रहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर छठ की बधाई के लिए जो तस्वीर पोस्ट की थी वो वही तस्वीर है जिसे उन्होंने पिछले साल भी पोस्ट किया था और अब बीजेपी उन पर बधाई संदेश में कॉपी पेस्ट करने का आरोप लगा रही है। यह आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछली बार की जो उनकी तस्वीर थी छठ पूजा की, वैसे देखिए सबसे पहला जो उनका पोस्ट था ये साल 2024 का है, तब 7 नवंबर को उन्होंने सुबह में ये पोस्ट डाला था और तब भी उन्होंने सूर्य उपासना एवं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि यह त्योहार आप सभी के जीवन में नवीन ऊर्जा और शक्ति का संचार करे। वैसे ये भी देखना पड़ेगा कि
मतलब कितना एक दूसरे का हिसाब किताब ये लोग रखते हैं। बीजेपी वालों ने ढूंढ निकाला, जब इस बार का जूम इन कीजिए इधर, उन्होंने साल 2025 में ये पोस्ट डाला है और इसमें उन्होंने वही बात, सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आपके जीवन को सुख समृद्धि सौभाग्य से आलोकित करे, लगभग वैसा ही है। और ये तस्वीर उन्होंने वही डाली है जिसको लेकर ये बवाल कर रहे हैं। एक दूसरे के पूरे सोशल मीडिया पोस्ट को ये लोग दूरबीन लगाकर वैसे देखते रहते हैं और शायद इसी वजह से आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये 2022 का भी हम आपको पोस्ट दिखा रहे हैं और 2023 का भी पोस्ट दिखा रहे हैं। तब भी उन्होंने लगभग ऐसे ही, दोनों जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल सेम थी साल 2022 और 23 में, और अब 24 और 25 में एक ही तस्वीर के साथ उन्होंने पोस्ट किया है, जिसको लेकर बीजेपी अपने तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है। अब आइए आपको लिए चलते हैं वृंदावन से, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको इस वक्त, जो आज के शाम के अर्घ्य की आ रही हैं, क्योंकि देश भर में आज छठ का महापर्व मनाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले दिन नहाय खाए हुआ, खरना हुआ और उसके बाद शाम में आज सूर्य जी को अर्घ्य, आदित्य देव को अर्घ्य दिया गया है। हमीरपुर में एक प्रेग्नेंट महिला को बैलगाड़ी से अस्पताल ले जाना पड़ा क्योंकि गांव तक पक्की सड़क नहीं थी जिस पर एम्बुलेंस आ सके। इस कच्चा रास्ता भी कीचड़ दलदल से भरा हुआ था। मजबूरन इस गर्भवती महिला को बैलगाड़ी से अस्पताल ले जाना पड़ा और इस तरह कीचड़ और मिट्टी के इस रास्ते से 7 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में पूरा हुआ, जबकि महिला प्रसव पीड़ा से परेशान थी। ये वीडियो शनिवार का है। इस महिला के लिए पहले एम्बुलेंस बुलाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन इस रास्ते से एम्बुलेंस नहीं आ पाई, जिसके बाद बैलगाड़ी से महिला को ले जाया गया। यहाँ रहने वाले ग्रामीणों को अक्सर इस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ सड़क अभी तक सपना है। अब आपको वृंदावन से संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा दिखाते हैं, जिसमें प्रेमानंद महाराज को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसके बाद उनके भक्त और शुभचिंतक काफी चिंतित थे। इसी वजह से जब वो वृंदावन में पदयात्रा के लिए निकले तो हजारों भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सड़क से लेकर छतों तक भक्तों की भीड़ लग गई। लोग उनके दर्शन और झलक पाने के लिए कतारों में खड़े हो गए, दीवारों और छतों पर चढ़ गए। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा 4 अक्टूबर से बंद थी, जो अब फिर से शुरू हुई। भक्तों की भीड़ की वजह से करीब 2 किलोमीटर तक सड़क लगभग जाम हो गई। अब आपको हौसले और साहस की तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें पैरा खिलाड़ी डॉक्टर नीरज ने 109 मीटर की ऊंचाई से बंजी जंपिंग की है। व्हील चेयर पर बैठकर पैरा खिलाड़ी नीरजा गोयल ने बंजी जंपिंग की। उनका यह करतब देखकर हर कोई हैरान रह गया। इससे पहले वो 12,000 फीट से पैराग्लाइडिंग भी कर चुकी है। पैरासीलिंग और जेट रीडिंग जैसे एडवेंचर्स में भी भाग ले चुकी हैं। नीरजा ने ये बंजी जंपिंग ऋषिकेश के पास शिवपुरी में व्हील चेयर पर बैठकर की। मध्य प्रदेश के गुणा में बीजेपी नेता ने एक किसान पर थार चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। मामला जमीन कब्जे से जुड़ा है। आरोपी ने अपने खेत पर जा रहे किसान को घेर लिया, जमकर पीटा, ये देखिए, और उसके बाद घायल किसान के ऊपर थार चढ़ा दी। इस किसान को बचाने के लिए उसकी बेटी खेत पर पहुंची तो उससे भी बदसलूकी की गई। आरोपी ने किसान की बेटी के कपड़े फाड़ दिए और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की। घायल किसान को इलाज ना मिल सके, इसलिए काफी समय तक उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया। मैं पापा को बचाने जा रही थी तो वो मेरे ऊपर बैठ गए और मेरे साथ हाथापाई की। देखो मेरे कपड़े फाड़ दिए, पीछे भी फाड़ दिया। हाँ। मतलब मेरे झूम गए और फिर मुझे धक्का देके बाहर फेंक दिया उन्होंने। पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी का गांव में इतना आतंक है कि कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। यूएस शटडाउन के 27 दिन हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह, जी हां, सैलरी देने तक के लिए पैसे नहीं बचे। हालात अब ये हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्तों से पैसे ले रहे हैं और पैसे लेकर अमेरिकी सैनिकों को सैलरी बांटने वाले हैं। यूएसए शटडाउन एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में किसी भी वजह से सरकारी खर्चों का बिल पास नहीं हो पाता और तब खर्चे के लिए पैसे नहीं होने पर सरकार कामकाज बंद कर देती है।
1 अक्टूबर से ही अमेरिका में ये स्थिति चल रही है और वहां के करीब 7 लाख कर्मचारियों की सैलरी आ ही नहीं रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब अमेरिकी सैनिकों को सैलरी देने के लिए पता है कहां से पैसा जुगाड़ा है? अपने खास दोस्त से $130 मिलियन यानी 1147 करोड़ रुपए लिए हैं। इस दानदाता को अमेरिकी सरकार देशभक्त कह रही है और इसे सीक्रेट डोनेशन बता रही है। लेकिन गुप्त दान करने वाले दानदाता का पता चल गया है। हु इज टिमोथी मेलोन? आपको बताते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी सरकार को यह पैसा टिमोथी मेलोन की ओर से मिला है। टिमोथी एक अरबपति बिजनेसमैन है जो अमेरिका में बैंकिंग बिजनेस से जुड़े एक अमीर परिवार से आते हैं। 83 साल के टिमोथी मेलोन अमेरिका के व्योमिंग में रहते हैं और वो अपनी जिंदगी बहुत ही लो प्रोफाइल रहकर बिता रहे हैं, इसीलिए उनकी बहुत कम तस्वीरें सामने आई हैं। टिमोथी मेलोन अमेरिका के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और समाज सेवी एंड्रू मेलोन के बेटे हैं, पर पोते हैं, मतलब ग्रैंडसन हैं, पोते हैं वो। फोर्ब्स के मुताबिक मेलोन परिवार के पास इस वक्त करीब 1,23,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस गुप्त दान के बारे में बताया था तो उन्होंने टिमोथी मेलोन का नाम नहीं लिया था, बल्कि उन्हें दोस्त कहकर संबोधित किया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि जिस दोस्त ने ये पैसे दिए हैं वो महान देशभक्त हैं, वो अपने देश और सेना दोनों से प्यार करते हैं। लेकिन जब टिमोथी मेलोन से संबंधित सवाल पूछे गए, व्हाइट हाउस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसकी वजह यह हो सकती है कि टिमोथी मेलोन और डोनाल्ड ट्रंप अच्छे दोस्त हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े समर्थक भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के लिए साल 2024 में टिमोथी मेलोन ने करीब 450 करोड़ रुपए दिए थे। इमिग्रेशन पॉलिसी पर टिमोथी मेलोन और डोनाल्ड ट्रंप के विचार एक जैसे हैं। दोनों ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के पक्ष में रहे हैं। साल 2021 में मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने को लेकर टिमोथी मेलोन ने टेक्सास के गवर्नर को 450 करोड़ रुपए दिए थे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप भी मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार की पक्ष में थे। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका जैसा देश किसी बिजनेसमैन यानी किसी व्यापारी से पैसा लेकर सेना को सैलरी बांट रहा है। अगर भारत जैसे किसी अन्य देश में ऐसा हुआ होता तो अमेरिका के डीप स्टेट एजेंट उस देश के नागरिकों को भड़काने के काम पर लग जाते और वहां की सेना को प्राइवेट मिलिशिया बता देते। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सैलरी के लिए दोस्त से पैसा तो ले लिया, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जानिए क्यों। अमेरिका में एंटी डेफिशिएंसी एक्ट है, जिसके तहत वहां की सरकारी संस्थाएं किसी भी ऐसे फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकती जिसको यूएस कांग्रेस ने मंजूरी ना दी हो। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार को पैसा तो मिल गया, लेकिन वो इस कानून की वजह से ये पैसा सैलरी देने के लिए इस्तेमाल ना कर पाए। इसके अलावा अमेरिका में बिजनेसमैन से पैसा लिए जाने का भी खूब विरोध हो रहा है। विरोध इस बात पर है कि ट्रंप सरकार ने रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक और ट्रंप के चुनावी कैंपेन में करोड़ों रुपए देने वाले व्यापारी से पैसे क्यों लिए। लोगों को शक है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी व्यापारियों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और समय आने पर इन्हीं व्यापारियों को ट्रंप से गैर कानूनी फायदा मिल सकता है। भारतीय सेना में अभी तक विदेशी नस्ल के डॉग्स को तैनात किया जाता था। आपने भी कई बार देखा होगा कि सेना के मिशन में सुरक्षा बलों के साथ लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड और डॉबरमैन नस्ल के पहले डॉग्स होते थे। लेकिन अब भारत की सुरक्षा में स्वदेशी डॉग्स की तैनाती होने वाली है। और वो भी देखिए, सेना ने रामपुर हाउंड और मुधल हाउंड नस्ल के 150 डॉग्स को सीमा पर तैनात कर दिया है। दोनों भारतीय नस्लों के डॉग्स अब सीमा पर जवानों के साथ देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। रामपुर हाउंड और मुधल हाउंड उनको सीमा पर तैनात करने से पहले कई महीनों की कड़ी ट्रेनिंग भी दी गई है। बीएसएफ ने इन डॉग्स को हाई रिस्क वाले कमांडो ऑपरेशन में एक्शन की ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा इन देसी डॉग्स को सीमा की निगरानी, घुसपैठ रोकने, इन सब की ट्रेनिंग और आतंकवादी विरोधी जो अभियान है उनमें किस तरह से परफॉर्म करना है यह भी सिखाया जा रहा है, ट्रेन किया गया है। इन डॉग्स को हेलीकॉप्टर से स्लाइडिंग डाउन यानी रस्सी के सहारे नीचे उतरना, रिवर राफ्टिंग तक की ट्रेनिंग दी गई है। रामपुर हाउंड और मुधल हाउंड को मध्य प्रदेश के नेशनल ट्रेनिंग फॉर डॉग्स में ट्रेनिंग दी गई है। ये एक इंस्टीट्यूट है। इन दोनों देसी ब्रांड्स के कई अन्य डॉग्स को भी सीमा पर सेना की मदद के लिए यहां ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना ने देसी डॉग्स की इन्हीं 2 ब्रांड्स को फिलहाल ट्रेनिंग और सीमा पर तैनाती के लिए चुना है। सेना का मानना है कि ये दोनों भारतीय नस्लें काफी पहले अगर आप देखें तो सैन्य माहौल से वाकिफ रही हैं, बस ट्रेनिंग की जरूरत थी और वो अब दी गई है।
देसी नस्ल रामपुर हाउंड को पिछले करीब 300 सालों उत्तर प्रदेश के रामपुर रीजन में नवाबों द्वारा पाला जा रहा। इस ब्रीड को अफगान हाउंड और इंग्लिश ग्रे हाउंड से मिलाकर तैयार किया गया था। इसीलिए यह भारतीय नस्ल में अपने पूर्वजों के मुकाबले ज्यादा तेज है, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा समझदार समझे जाते हैं। रामपुर हाउंड शिकार में माहिर होते हैं, इसीलिए पुराने जमाने पर जब लोग शिकार पर जाते थे तो इसे अपने साथ ले जाते थे। ये उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभालते थे। रामपुर हाउंड डॉग ऊंची लंबी कदकाठी वाली नस्ल है और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। आजादी के बाद इस नस्ल पर ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए धीरे धीरे ये नस्ल खत्म होने लगी। इसी तरह से मुधल हाउंड कर्नाटक के बागलकोट क्षेत्र की ब्रीड है। बागलकोट को पुराने जमाने में मुधुल कहा जाता था। माना जाता है कि मुधुल के राजा मालोजीराव घोरपड़े ने अपने क्षेत्र के आदिवासियों के पास इस ब्रीड के डॉग्स को देखा। उन्हें इन डॉग्स की ताकत, उनकी तेजी, समझदारी बहुत पसंद आई। उन्होंने इंग्लैंड के राजा को गिफ्ट के तौर पर डॉग्स की ये ब्रीड गिफ्ट दी और तब इसे मुधुल हाउंड का नाम दिया गया। रामपुर हाउंड की तरह ही मुधुल हाउंड भी शिकार और सुरक्षा करने में माहिर है। हालांकि मुधुल हाउंड की तैनाती में एक दिक्कत यह है कि इन्हें ठंडे इलाके में परेशानी हो रही है, क्योंकि ये गर्म और उमस भरे मौसम में रहने के आदी हैं। हालांकि माना जा रहा है कि समय के साथ ये डॉग्स ठंडे मौसम को भी अपना लेंगे। अब हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की, जो सिडनी टेस्ट में फील्डिंग के दौरान बुरी तरह से घायल हो गए थे। उन्हें गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा था। तो उनके बारे में जो जानकारी आई है, दरअसल देखिए 2 दिन पहले आपने देखा होगा सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच वनडे मैच था, जिसमें श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलियाई बैटर एलेक्स कैरी के शॉट पर पीछे की तरफ भागते हुए डाइव लगाकर एक कैच पकड़ा था। इस दौरान वह काफी जोर से जमीन पर गिरे। उनकी बाईं पसली पर चोट आई थी। चोट के बाद श्रेयस को काफी दर्द महसूस हुआ। उन्हें तुरंत मैदान छोड़कर जाना पड़ गया। श्रेयस की हालत देखते हुए टीम इंडिया के डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट ने कोई रिस्क नहीं लिया कि उन्होंने श्रेयस को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर्स ने श्रेयस की जांच की तो पता चला कि उनकी पसली में चोट लगने के बाद इंटरनल ब्लीडिंग, अंदरूनी रक्त का जो है वो रिसाव हो गया है। डॉक्टर्स ने तुरंत इलाज शुरू किया, जिससे फिलहाल श्रेयस खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स का कहना है कि इंटरनल ब्लीडिंग के बाद संक्रमण का खतरा होता है। ऐसे में उन्हें करीब 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही निगरानी में रखा जाएगा। चोट लगने के बाद हुई इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनकी मैदान पर दोबारा वापसी में भी कुछ लंबा समय लग सकता है। अच्छी बात यह है कि श्रेयस अय्यर फिलहाल खतरे से बाहर है। उन्हें आईसीयू से बाहर आ गए हैं वो। श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 5 T20 मैचेस की सीरीज में शामिल नहीं है, इसीलिए इलाज के बाद वो सीधे भारत लौट आएंगे। 2 नवंबर के बाद से शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और व्हाट्सएप के जमाने में लोग अक्सर शादी का निमंत्रण पत्र भी लोग वर्चुअल भेजने लगे हैं। लेकिन अगर आपको भी किसी शादी का इनविटेशन कार्ड किसी सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप पर आया तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। मोबाइल देखिए, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कुछ तो जाने माने हैं, कुछ अनजान नंबर से भी आपको कोई इन्विटेशन कार्ड आता है, मत क्लिक कीजिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक नए तरह का साइबर फ्रॉड हुआ है। साइबर ठगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में शादी का इन्विटेशन कार्ड भेज दिया। जिन लोगों ने शादी के इस निमंत्रण पत्र को खोला, उन सभी का मोबाइल फोन हैक हो गया। और मोबाइल हैक होने का मतलब समझाएंगे आपको। शादियों की सीजन शुरू होने ही वाला है और इसीलिए लोगों को लगा किसी ने शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े करीब 100 लोगों ने निमंत्रण पत्र खोल दिया और इन सभी लोगों के मोबाइल फोन हैक हो गए। कुछ लोगों को के अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए गए। होता यह है कि जैसे ही वो आपका फोन हैक करते हैं तो ओटीपी जो वो भेजते हैं वो ओटीपी को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, पुलिस का कहना है कि शादी का निमंत्रण पत्र एपीके फाइल में भेजा गया था। एपीके का मतलब होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन का फाइल फॉर्मेट है जिसके जरिए कोई भी असुरक्षित मोबाइल ऐप इंस्टॉल की जा सकती है। ये खास तौर से एंड्रॉयड मोबाइल फोन के लिए बनाया जाता है, जिसे बाहरी लिंक की मदद से दूसरे के मोबाइल फोन पर इंस्टॉल करवाया जाता है। अगर आपके मोबाइल पर एपीके फाइल इस फॉर्मेट में कोई भी शादी का निमंत्रण पत्र आए, सावधान हो जाइए, क्योंकि ये साइबर ठगों का नया जाल है।